आज मैं बात करने वाला हूं एक 16 साल की क्रिस्टीन की घटना के बारे में, जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश में ताहिलका मचाकर रख दिया, जिसके बारे में कहा जाता है कि भूल से भी इस घटना के बारे में गूगल पर सर्च मत करना। इस घटना की शुरुआत होती है फिलीपींस शहर के लापू लापू गांव से, जहां पर 16 साल की क्रिस्टीन अपनी फैमिली के साथ इस छोटे से गांव में अपने छोटे से घर में रहा करती थी। लोअर मिडिल क्लास में रहते हुए क्रिस्टीन के माता पिता ने उससे अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे थे। क्रिस्टीन का स्कूल कंप्लीट होने वाला था और क्रिस्टीन अपने फ्यूचर के बारे में सोच रही थी कि आगे उसे किस कॉलेज में एडमिशन लेना है और बड़े होकर का बनना है। क्रिस्टीन अपने धर्म में भी बहुत ज्यादा विश्वास रखती थी। वो हर संडे शाम को 4 बजते ही अपने घर से निकल जाती, पास ही मौजूद चर्च में वहां जाकर सेवा और साफ सफाई वगैरह करती, 8 बजे तक प्रेयर होने तक वही रहती, फिर घर वापस चली आती। यह उसका हर हफ्ते का रूटीन बन चुका था और यह बात उसके घर वालों को भी पता थी। यहां तक सब सही चल रहा था। क्रिस्टीन के माता पिता ने बताया कि क्रिस्टीन को के पॉप और बीटीएस वगैरह देखना बहुत ज्यादा पसंद था। एनिमेज बहुत ज्यादा पसंद था। इन सब से उसका बहुत अच्छा टाइम पास हो रहा था। दिन आ चुका था, 9 मार्च 2019 संडे का वो दिन था। सुबह में जैसे ही क्रिस्टीन उठी, उसकी मां ने उस कहा कि बाजार जाना है, कुछ सामान वगैरह लेकर आना है। वो अपने मम्मी के साथ बाजार गई और सामान वगैरह लेकर घर आ गई और उसने अपने के पॉप वगैरह के कुछ एपिसोड देखे और उसने कुछ एपिसोड मिस कर दिए थे पिछले कुछ दिनों से, तो वो पिछले एपिसोड देख रही थी। देखते देखते शाम का टाइम हो चुका था। शाम के जैसे ही 3:45 उसने अपने मां से कहा, मैं पास के उसी चर्च में जा रही हूं। उसकी मां ने कहा, जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टाइम से घर आ जाना। क्रिस्टीन 3:45 के आसपास अपने घर से निकली और पास के ही चर्च में चली गई और वहां जाकर उसने वही अपना काम किया जिसके लिए उसे वॉलंटियर किया गया था। क्रिस्टीन को भेजने के बाद क्रिस्टीन की मां अपने कामों में लग गई। एक्चुअल में क्रिस्टीन के पिता जल्दी ही घर आने वाले थे, इसलिए क्रिस्टीन की मां खाना बनाने में लग गई और खाना वाना बनाते तकरीबन 7 बजे का वक्त हो चुका था और क्रिस्टीन अभी तक घर नहीं आई थी। क्रिस्टीन की मां को लगा कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी देर में आ जाएगी। तकरीबन 7:30 बजे का टाइम हो चुका था। क्रिस्टीन के पिता भी अब तक घर पर आ चुके थे, तो क्रिस्टीन की मां ने क्रिस्टीन के पिता से बताया कि क्रिस्टीन अभी तक घर पर नहीं आई है। क्रिस्टीन के पिता ने कहा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी थोड़ी देर में आ जाएगी। आखिर जब क्रिस्टीन तकरीबन 8 बजे तक घर पर नहीं आई, तो क्रिस्टीन के माता पिता को बहुत ज्यादा टेंशन होने लगा, ओब्वियसली, क्योंकि ये वह समय था कि क्रिस्टीन अपने घर पर आ जाया करती थी। अभी तक क्रिस्टीन घर पर नहीं आई, तो क्रिस्टीन के माता पिता ने घर से बाहर निकलकर आस पड़ोस में पूछने लगे कि क्रिस्टीन को आते हुए किसी ने देखा है, तो सभी ने मना कर दिया कि नहीं, हमने नहीं देखा है। जिसके बाद गांव के लोकल लोगों ने मिलकर ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन क्रिस्टीन का कहीं भी पता नहीं चला। तो गांव के लोग और क्रिस्टीन के माँ बाप ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम एक बार पुलिस स्टेशन पर जाकर उसकी एक रिपोर्ट लिखवा दे कि क्रिस्टीन गुम हो चुकी है और अभी तक वापस नहीं आई है। सारे लोग वहीं मिलकर उस लोकल पुलिस स्टेशन में गए और जाकर बताया कि 4 बजे क्रिस्टीन घर से निकली है और अभी तक घर वापस नहीं आई है। चर्च का नाम बोलकर गई थी, लेकिन अभी तक घर वापस नहीं आई है, जबकि उसे 7, सवा 7 बजे तक घर आ जाना चाहिए था और अभी तक रात के 9 बज चुके हैं। लेकिन यह सोचने वाली बात है कि डेड आईक्यू वाले पुलिस ऑफिसर ने कहा कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम अभी ढूंढने का काम शुरू करते हैं। बोल तो दिया इन्होंने, लेकिन ढूंढने के नाम पर ये क्रिस्टीन के घर के आसपास ढूंढ रहे थे, जहां पर गांव के लोकल लोग पहले ही छानबीन कर चुके थे, जिनको अभी तक क्रिस्टीन नहीं मिली थी। पूरी रात क्रिस्टीन के माता पिता और आस पड़ोस वाले लोग और पुलिस इस गांव के अंदर छानबीन करते रहे, लेकिन क्रिस्टीन नहीं मिली। 10 मार्च की सुबह आ चुकी थी और उसी लोकल पुलिस स्टेशन पर एक कॉल आया। जैसे ही पुलिस वालों ने कॉल उठाया, तो उसी गांव का एक किसान बोल रहा था। उसने बताया कि जैसे सुबह सुबह वो उठकर अपने खेतों में गया, तो उसको ऐसा भयानक नजारा दिखा जिसको देखते ही उसने कॉल किया। उसने बताया कि जैसे ही मैंने सुबह अपने खेत में आया, तो मैंने देखा कि मेरे खेत में एक लड़की की लाश पड़ी हुई थी। आप जल्दी यहां पर आइए और लाश को ले जाइए। तो पुलिस ने क्रिस्टीन के माता पिता को तुरंत बुलाया
और गांव के लोगों के साथ जैसे ही खेत में गए, वहां का हाल देखकर सभी की रूह कांप गई। किसी ने कभी ये सोचा नहीं था कि किसी के ऊपर कोई इतनी बेदर्दी कैसे दिखा सकता है। यहां पर एक लड़की की लाश पड़ी थी और ये लड़की कोई और नहीं, क्रिस्टीन ही थी। सारे लोग ये सोचने में पड़े थे कि क्या ये क्रिस्टीन ही है। क्रिस्टीन के ऊपर कोई कपड़ा नहीं पड़ा हुआ था, बस एक जीन्स थी जिसे घुटनों के नीचे तक खींचा हुआ था। दिक्कत यहां नहीं थी, असल दिक्कत क्रिस्टीन के फेस से थी। जैसे ही लोगों ने उसके फेस से कपड़ा हटाया, सब हैरान हो गए कि क्या यह क्रिस्टीन ही है, क्योंकि क्रिस्टीन का आधा चेहरा ही गायब था। लाश के चेहरे को कोई सटीकता से पिज्जा के स्लाइस की तरह एक हिस्से को काट दिया था। जैसे ही पुलिस वालों ने देखी तो उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर ये काम कर कौन सकता है। तो सबसे पहले क्रिस्टीन के माता पिता को बुलाया और बस कपड़े को दिखाया। तो क्रिस्टीन के माता पिता ने तुरंत पहचान लिया कि हां, ये कपड़े क्रिस्टीन के ही है, और हाथ पैर को देखकर भी लग रहा है कि ये तो क्रिस्टीन ही है। लेकिन इसका ये हाल आखिर कोई कैसे कर सकता है? हमें तो विश्वास नहीं हो रहा कि सच में ये हमारी बेटी है भी या नहीं। इसके बाद पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए एम्बुलेंस को बुलाया और पोस्टमार्टम करने को भेज दिया। और असल बात तो तब शुरू होती है कि जैसे ही पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया तो उसमें लिखा था कि लड़की का बस चेहरा ही नहीं काटा गया, बल्कि उसके सिर के अंदर एसिड भरा गया है। सोचने वाली बात है कि पहले तो उसके चेहरे को सटीकता से काटा गया, फिर दोनों हाथों से उसके सर को चीर कर उसमें एसिड भरा गया। क्रिस्टीन के जबड़े भी पूरी तरीक से जल चुके थे और कातिल यही तक नहीं रुका। उसने क्रिस्टीन के गले को एकदम सटीकता से किसी धारदार छुरी से काटा और दोनों हाथों से गले को चीरकर कुछ अंग गायब हो चुके थे। जैसे ही यह बात लोगों को पता चली, उनके अंदर गुस्सा भर चुका था कि कोई इतना बेदर्द कैसे हो सकता है, आखिर कोई इतना बेरहमी वाला कांड कैसे करेगा। हमने बहुत से मर्डर देखे थे, लेकिन ऐसा मर्डर केस पहली बार देख रहे थे। और यहां पर वहां का लॉ एंड ऑर्डर देखिए कि लोगों का गुस्सा ठंडा करने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह लिखा गया कि क्रिस्टीन का रेप नहीं हुआ है। पुलिस वालों ने अपने ऑफिशियल बयान में यह आकर कहा कि हमें बस 2 पॉसिबिलिटीज लग रही हैं जिसकी वजह से यह कांड हो सकता है। या तो क्रिस्टीन को किसी रिचुअल बलि वगैरह के लिए क्रिस्टीन के साथ ऐसा हुआ है, या तो किसी ने नशे की हालत में ऐसा किया है, उसने हैवी डोज ले रखी होगी। ये सुनकर लोगों के अंदर गुस्सा फूट कर आने लगा कि आखिर एक 16 साल की लड़की के साथ ऐसा क्यों हुआ, और उनका गुस्सा करना जायज भी था। मीडिया के अंदर और पूरे देश के अंदर ये बात आग की तरह फैली और लोग सड़कों पर आ चुके थे। तो वहां के सरकार को यह सब देखकर सरकार को केस के अंदर दखल अंदाजी करनी पड़ी और वहां की सरकार ने 2 मिलियन पैसों का इनाम रखा। जो भी इस केस को बढ़ाने में मदद करेगा उसे 2 मिलियन इनाम दिया जाएगा। लेकिन इसके बाद भी पुलिस वालों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। ऐसे ही 2 मिलियन के लालच में लोग आगे आ रहे थे, लेकिन किसी का भी नाम लगा रहे थे कि इसने किया होगा, उसने किया होगा, आप तुरंत इसको अरेस्ट करिए। हमने उसको क्रिस्टीन के पास देखा था, इसने ही क्रिस्टीन का कत्ल किया होगा। लेकिन जब पुलिस उनको अरेस्ट करके उनका बयान लेती तो उनके पास सॉलिड बयान होता कि नहीं, मैंने नहीं किया, हम तो उस टाइम यहां पर थे, वहां पर थे। सरकार ने जैसे ही वहां की पब्लिक का गुस्सा बढ़ते देखा तो सरकार ने वहां की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन टीम एनबीआई के हाथों यह केस सौंप दिया। एनबीआई ने जैसे ही इस केस को लिया, उन्होंने इस केस को बहुत सीरियसली संभाल और आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू किया। उन्होंने जैसे ही चर्च में गए ताकि पता लगाया जा सके कि क्रिस्टीन वहां पर आई थी या नहीं, सेवा वगैरह की थी या नहीं, तो उन्होंने वहां पर उसकी लॉग बुक चेक की तो वहां पर उन्हें क्रिस्टीन एंट्री और एग्जिट का भी टाइम लिखा हुआ था। तकरीबन 6:15 के आसपास उसने वहां से एग्जिट कर दिया था, जबकि उसे इतनी जल्दी उसने क्यों एग्जिट किया, जबकि उसे वहां से 7 बजे तक एग्जिट करना था। लेकिन जब एनबीआई सीसीटीवी खंगाल रही थी तो उन्हें क्रिस्टीन एक रोड पर चलती हुई दिखी जहां पर वह अकेले नहीं थी, उसके साथ एक लड़का भी था जो उसके साथ चल रहा था। अब यह व्यक्ति कौन था, इसका पता लगा पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि ये दोनों सीसीटीवी में पीछे से दिखाई दे रहे थे। लोगों ने पहचान तो लिया ये क्रिस्टीन ही है, लेकिन यह लड़का कौन है ये किसी को नहीं पता चल पाया। और इसी सीसीटीवी फुटेज में बेचारी क्रिस्टीन को अंतिम बार देखा गया था। खैर, इस केस की जांच करते हुए जब पुलिस वाले पिछले केसेस को खंगाल रहे थे तो
तो उन्हें एक योनेस नाम के व्यक्ति के बारे में पता चला, जो इसी लापू लापू गांव में एक मर्डर किया था, जिसकी सजा काटकर वो जेल से बाहर भी आ चुका था। और जैसे ही पुलिस वाले इस योनेस के पास पहुंचे, उसको गिरफ्तार किया गया, पुलिस स्टेशन में लाया गया और उसकी अच्छे से सेवा की गई। तो उसने सेवा करते करते यही कह रहा था कि मैंने नहीं किया, आप जाकर किसी से भी पूछ लीजिए। मैंने पहले किया था मर्डर इस तरीके से, लेकिन यह वाला कांड मैंने नहीं किया है। आ जाकर मेरे बॉस से पूछ लीजिए, जहां मैं नौकरी करता हूं। तो ये पुलिस वाले उस बॉस के पास पहुंचे और पूछा, क्या 9 मार्च को पूरे दिन ये तुम्हारे पास था? तो बॉस ने कहा कि जी हां, 9 मार्च के दिन ये पूरे दिन मेरे साथ ही था और एक्चुअल में रात को भी मेरे पास ही सोया था। इसकी नाइट शिफ्ट मेरे पास लगी हुई थी, तो ये सुबह मेरे पास से गया था। तो फिर पुलिस वालों ने उसे छोड़ दिया, क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं था। इसके बाद पुलिस वालों ने क्रिस्टीन के माता पिता के पास गए ताकि क्रिस्टीन के बारे में जान सके। उनके माता पिता ने बताया क्रिस्टीन किससे बात करती थी ये तो हमें नहीं पता, लेकिन वो के पॉप देखती और ये क्रिस्टीन का मोबाइल है, आप चेक कर सकते हैं। तो जैसे ही पुलिस वालों ने क्रिस्टीन का मोबाइल चेक किया तो उन्हें क्रिस्टीन के मोबाइल में एक जॉन नाम के लड़के का नंबर मिला, और ये लड़का और कोई नहीं, क्रिस्टीन का एक्स बॉयफ्रेंड था। हाल ही में जॉन का क्रिस्टीन से ब्रेकअप हो चुका था। तो जैसे ही क्रिस्टीन को जॉन के बारे में पता चली तो पुलिस वालों ने फौरन जॉन को घर से उठा लिया और पुलिस स्टेशन ले गए और उसकी खूब सेवा की। पुलिस वालों को लग रहा था कि ये जॉन अपना बदला निकालने के लिए क्रिस्टीन का मर्डर किया है, लेकिन जॉन यही बोल रहा था कि मैंने नहीं किया है कुछ भी, मैं उस दिन घर पर था, आप मेरे माता पिता से पूछ सकते हैं। और जॉन के माता पिता भी यही बोले जा रहे थे कि जॉन 9 मार्च को घर पर ही था। आप आसपास के लोगों से पूछ लीजिए जिन्होंने जॉन को घर पर देखा था। लेकिन पुलिस वालों ने एक नहीं सुनी और जॉन को बहुत टॉर्चर किया और बिना कुछ सोचे समझे और बिना किसी सबूत के जॉन के ऊपर मर्डर का चार्ज फ्रेम भी कर दिया और अदालत के अंदर जॉन के ऊपर आरोप साबित कर दिए गए। आप सोचकर देखिए, बिना सबूत के, वो भी कोर्ट के अंदर। पुलिस वाले इस केस, मीडिया और सरकार के प्रेशर से छुटकारा पाने के लिए जॉन के ऊपर बिना सबूत के मर्डर का आरोप लगा दिया गया। लेकिन जॉन के माता पिता बार बार बोल रहे थे कि एटलीस्ट 9 ऐसे लोगों को पेश कर सकते हैं जो जॉन को 9 मार्च के दिन घर पर देखे थे, तो जॉन ये कांड कैसे कर सकता था। लेकिन जैसे ही जॉन को सजा हुई तो लोगों का गुस्सा और भड़क गया, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि जॉन सच बोल रहा है। जॉन ने यह काम नहीं किया क्योंकि यह काम वही कर सकता है जो बहुत ज्यादा गुस्सा और जोर लेकर बैठा हो क्रिस्टीन के प्रति। लोगों का गुस्सा देख कोर्ट को अपना फैसला बदलना पड़ा और जॉन को बाहर निकाल दिया गया, जिससे जॉन के माता पिता को थोड़ी राहत मिली। लेकिन यहां क्रिस्टीन के माता पिता को यही लग रहा था कि जॉन ने ही क्रिस्टीन का मर्डर किया है और अब बाहर निकल गया। 2 अप्रैल 2019 का दिन आ चुका था। तकरीबन अभी तक इस कांड को हुए 22 से 23 दिन हो चुके थे। फाइनली 2 अप्रैल को क्रिस्टीन के बॉडी को फिर से कब्र से बाहर निकाल लिया गया और उसकी सेकंड ऑटोप्सी की गई। और इस ऑटोप्सी में सामने आया कि यहां न सिर्फ क्रिस्टीन की मर्डर की गई थी, बल्कि उसके साथ बार बार रेप भी किया गया था। जैसे ही ये चीज लोगों ने सुनी, उनके बीच गुस्सा और भड़क गया वो। अब न सिर्फ सरकार, अब पुलिस वालों के खिलाफ भी प्रोटेस्ट कर रहे थे। पुलिस वालों के खिलाफ इतना ज्यादा गुस्सा भर चुका था कि अब पुलिस वाले पुलिस स्टेशन से बाहर आने से भी डर रहे थे कि बाहर निकलते ही कहीं पब्लिक की भीड़ को चलना दे। आप जरा सोचकर देखिए, बेचारी क्रिस्टीन के साथ बार बार रेप के साथ साथ उसने उसके गले को काट दिया। जब वो क्रिस्टीन के गले को काट रहा था तब जिंदा थी। सोचने वाली बात है कि आखिर क्रिस्टीन पर क्या बीत रही होगी। अब 21 अप्रैल 2019 लगभग 1 महीने से भी ज्यादा हो चुका था। उसी दिन की बात है। लापू लापू गांव में एक किराने की दुकान में दिन दहाड़े एक चोर चोरी करता है और दुकान का मालिक उसे देख लेता है और चोर भागने लगता है। और आखिर में गांव के लोग मौके पे चोर को पकड़ लेते हैं और पुलिस के हवाले कर देते हैं और पुलिस मौके पर पहुंचकर उसे पकड़ लेती है। चोर को थाने में लजाती और कार्यवाही शुरू करती है। तो चोर अपना नाम रोनेटो बताया और बताया कि वो काफी दिन से चोरी करता आ रहा है। और इसके बाद उसने जो बताया वो दिल दहला देने वाली बात थी, जिसको सुनकर सब हैरान हो गए। पिछले 1.5 महीने से जिसके पुलिस, सरकार और मीडिया परेशान थी, वो दरिंदा उसके सामने बैठा हुआ था।
थोड़ा पीछे चलते हैं। क्रिस्टीन का जॉन से ब्रेकअप हो जाने के बाद क्रिस्टीन बहुत परेशान और डिप्रेशन में रहने लगी। एक दिन क्रिस्टीन अपने मोबाइल पर के पॉप देख रही थी। तभी उसके फेसबुक पर एक नोटिफिकेशन आया। ये नोटिफिकेशन एक डैशिंग से दिखने वाले लड़के का फ्रेंड रिक्वेस्ट था। क्रिस्टीन ने तुरंत फेसबुक ओपन करके लड़के के प्रोफाइल पर सीजे डयाज लिखा हुआ था और लड़के का फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करते ही मैसेज आने शुरू हो गए। क्रिस्टीन भी अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए बात करने लगी। बात इतने आगे बढ़ चुकी थी कि फेसबुक पर रात रात भर बातें होने लगी। दोनों एक दूसरे को फोटो भेजते। बातचीत बहुत आगे बढ़ चुकी थी। अब क्रिस्टीन और फेसबुक फ्रेंड सीजे डयाज एक दूसरे से मिलने का प्लान बनाते हैं। वो 9 मार्च 2019 संडे के दिन शाम 6 बजे चर्च के बाहर मिलने का प्लान बनाते हैं। 9 मार्च शाम 4 बजे क्रिस्टीन अपने घर से चर्च के लिए निकल जाती है और चर्च में सारे काम साफ सफाई करके 6:15 बजे चर्च के बाहर निकल जाती है और मोबाइल निकालकर फेसबुक ओपन करती है और अपने फ्रेंड सीजे डयाज को मैसेज करती है कि मैं चर्च के बाहर आ गई हूं, तुम कहां हो? सीजे डयाज बोलता है, मैं भी चर्च के बाहर ही हूं। वो अपने अगल बगल देखती है और फिर मैसेज करती है, कहां हो? मैं भी तो चर्च के बाहर ही खड़ी हूं, तुम मजी नहीं दिखाई दे रहे। फिर देखती है कि एक 40 के उम्र का एक आदमी उसको देख रहा है और उसको हाथ हिलाकर बोलता है, हेलो क्रिस्टीन। क्रिस्टीन तो पहले घबरा जाती है कि इस आदमी को मेरा नाम कैसे पता। क्रिस्टीन उस आदमी से पूछती है कि तुम्हें मुझे कैसे जानते हो? तो वो आदमी बोलता है, मैं ही सीजे डयाज हूं। क्रिस्टीन सुनकर एकदम अचंभव में आ जाती है और बोलती है कि नहीं, तुम नहीं हो सकते, वो तो नौजवान 24 या 25 की उम्र का है, तुम नहीं हो सकते, तुम तो 40 साल के बूढ़े लग रहे हो, तुम नहीं हो सकते। वो बोलता है, नहीं, मैं ही सीजे डयाज हूं, वो मेरा फेक अकाउंट है। यह सुनकर क्रिस्टीन चकरा जाती है और उस आदमी से बोलती है, नहीं, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना। तो वो आदमी क्रिस्टीन को मनाने लगता है। वो बोलता है, मैं मानता हूं मैंने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन मेरी फीलिंग्स सच्ची हैं। क्रिस्टीन फिर बोलती है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना। ये वही रेनाटो था जिसने सीजे डयाज के नाम से फेक आईडी बना रखा था। इसके बाद रेनाटो और क्रिस्टीन के बीच बहुत टुटुमे में हुआ और क्रिस्टीन रेनाटो से बोलती है कि मुझे अब तुमसे कोई बातचीत नहीं करनी और वो वहां से जाने लगती है। तो रेनाटो भी उसके साथ में चलता है और क्रिस्टीन को मनाने की कोशिश करता है। क्रिस्टीन के मर्डर से पहले जो सीसीटीवी मिला था, ये वही रेनाटो था जो क्रिस्टीन के साथ में चल रहा था। रेनाटो एक चोर और नशा करने वाला था जो उस दिन भी नशे में ही क्रिस्टीन से मिलने आया था। रेनाटो देखता है कि क्रिस्टीन तो अपने घर जा रही है तो उसको कुछ समझ नहीं आता है, तो वह क्रिस्टीन का हाथ पकड़कर पास की गली से खेत में ले जाता है और उसको अपने पास रखे चाकू से मार देता है। फिर उसके साथ रेप करता है और फिर उसे चाकू से मारता है और उसे इस बात का डर होने लगता है कि कहीं कोई क्रिस्टीन को पहचान ना ले, तो वो जल्दी से घर जाता है और अपने शर्ट को चेंज कर कर एक दुकान से एसिड का एक बोतल लेता है और फिर क्रिस्टीन के पास आता है और क्रिस्टीन का फेस को आधा हिस्सा फाड़ देता है और अपने दोनों हाथों से उसका सर फाड़कर उसमें एसिड डाल देता है ताकि क्रिस्टीन की पहचान ना हो सके, और उसके बाद लाश को वहीं छोड़कर चला जाता है। रेनाटो का यह बयान सुनकर पुलिस वाले एकदम दंग रह गए कि ये आदमी ऐसा कैसे कर सकता है। खैर, पुलिस वालों ने उसे कोर्ट में पेश किया और उसके मर्डर वाला शर्ट भी घर से बरामद किया। रेनाटो का केस कोर्ट में चल ही रहा था कि 23 मई 2019 को पुलिस जैसे ही रेनाटो के कैद खाने के पास पहुंची तो उन्होंने देखा कि रेनाटो सुसाइड कर लिया है। तो पुलिस वालों ने यह बयान दे दिया कि रेनाटो ने सुसाइड कर लिया है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।